हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम के अंदर आपका लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है। छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका एक्शन रिसर्च। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें हम थ्योरी के साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों वो भी कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले 10 से 15 मिनट में हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर अगले 10 मिनट में इससे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में वो सभी सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो एक्शन का मतलब हो जाएगा आपका कार्य को करना, यानी क्रिया करना, कार्य को करना। और रिसर्च का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, शोध हो जाएगा, यानी किसी चीज़ का रिसर्च करना। तो री का मतलब यहाँ पर होता है पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना। इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। जैसे कि अनुसंधान, शोध, रिसर्च का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपका, खोज की पुनरावृत्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खोज की पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो अनुसंधान, शोध या रिसर्च इसको बोल लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, खोज की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज करना, सत्यता का पता लगाना या समस्या का समाधान करना या जिज्ञासा शांत करना, यह आपका किसका हो जाएगा, रिसर्च का मतलब हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज करना। तो वैज्ञानिक विधि, सत्यता का पता लगाना, समस्या का समाधान करना, जिज्ञासा को शांत करना, तो ये किसका उद्देश्य हो जाएगा आपका, अनुसंधान, शोध, रिसर्च का अर्थ हो जाएगा या उद्देश्य हो जाएगा। अब आगे देखिए, रेडमैन के अनुसार, रेडमैन ने क्या कहा है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास करना जो है वह अनुसंधान है। तो नवीन ज्ञान की अगर आपको प्राप्ति करनी है और उसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसे क्या कहा गया है, रेडमैन के द्वारा अनुसंधान कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो रेडमैन के द्वारा दोस्तों नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास करना जो है वो अनुसंधान कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके अनुसार दोस्तों, रेडमैन के अनुसार। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। अब अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों, जैसे कि सामान्यीकरण, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिकता, विश्वसनीय, वेद, मौलिक, नवीनता और आपका तार्किक। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अनुसंधान की विशेषताएं सामान्यीकरण हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ हो जाएगी, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, वेद, मौलिक, नवीनता और तार्किकता। तो ये तार्किक भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुसंधान के 3 प्रकार होते हैं। तो अनुसंधान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है अगर आपसे पूछा जाए तो 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका होता है मौलिक शोध, जिसे एफआर कहा जाता है दोस्तों। मौलिक शोध होता है जिसे एफआर कहा जाता है। व्यवहारिक शोध होता है एक आपका, और एक आपका है क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के बारे में भी हम देखेंगे। तो मौलिक शोध होता है, व्यवहारिक शोध होता है और क्रियात्मक शोध होता है। तो 3 प्रकार से आपका अनुसंधान जो है उसको विभाजित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा, मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक शोध। अब यहाँ पर देखिए आप, मौलिक शोध जो है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, नवीन तथ्यों की खोज करना। यानी अगर आप नवीन तथ्यों की खोज करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और तत्काल समस्या को हल करना जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा। तो तत्काल समस्या को हल करना यह आपका क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए नवीन तथ्यों की खोज करना किसके अंतर्गत आता है, तो ये मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर यह वाला आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्काल समस्या का हल करना क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे देखिए, मौलिक शोध व क्रियात्मक शोध में क्या अंतर होता है। हालांकि ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है भाई मौलिक शोध और क्रियात्मक शोध में क्या अंतर होता है, लेकिन आपका एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा वो एक्शन रिसर्च से पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि उद्देश्य इनके देख लेते हैं। मौलिक शोध जो है दोस्तों इसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे, नवीन तथ्यों की खोज करना। और आपके एक्शन रिसर्च का जो है क्रियात्मक शोध जो है इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, सुधार एवं विकास करना। ये बात आपको ध्यान रखनी, सुधार एवं विकास करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसका क्षेत्र जो है दोस्तों, मौलिक शोध का व्यापक क्षेत्र होता है, यानी कि विस्तृत होता है, जबकि आपका क्रियात्मक शोध जो होता है इसका जो क्षेत्र होता है ये आपका संकुचित होता है, यानी स्कूल टाइप का, विद्यालय टाइप का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी विद्यालय में इसको किया जाएगा क्रियात्मक शोध को, तो यहाँ पर क्षेत्र इसका कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ से एक बार आपका सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, क्षेत्र जो है वो आपका मौलिक शोध का व्यापक हो जाएगा
और क्रियात्मक शोध का आपका संकुचित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संबंध देखिए, संबंध यहाँ पर अप्रत्यक्ष होता है, यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष होगा। अनुसंधान करता है यहाँ पर पीजी के बाद होगा, यहाँ पर शिक्षक प्राचार्य शारीरिक शिक्षा लिपिक हो जाएगा। आगे देखिए पक्ष यहाँ पर कैसा होता है, तो यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष होता है दोस्तों। मौलिक में आपका सैद्धांतिक पक्ष होता है, जबकि एक्शन रिसर्च में आपका व्यवहारिक पक्ष होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्शन रिसर्च जो है यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा, व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा। मूल्यांकन यहाँ पर बाह्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। ठीक है, मौलिक में आपका जो है दोस्तों मूल्यांकन बाह्य विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, जबकि आपका एक्शन रिसर्च में क्रिया अनुसंधान में आत्म मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर सेल्फ एवल्यूशन हो जाएगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा आत्म मूल्यांकन। ये बात आपको ध्यान रखना है। परिकल्पना देखिए, पूर्व अनुभव या पूर्व शोध के आधार पर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर समस्या के कारणों के आधार पर होगा। तो यहाँ पर समस्या का समाधान किया जाता है दोस्तों। महत्व यहाँ पर समझ विकसित हो जाएगी, कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर महत्व क्या है, जो मौलिक में तो आपकी समझ विकसित होगी, और आपका जो एक्शन रिसर्च है उसमें आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। सामान्यीकरण किया जाता है, और इसका सामान्यीकरण आवश्यक नहीं है। तो आपका जो एक्शन रिसर्च है इसमें सामान्यीकरण आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर एक बार इनको देख लीजिए आप दोबारा से। आपको एक्शन रिसर्च वाले ध्यान रखने हैं। सुधार एवं विकास करना, संकुचित इसका क्षेत्र हो जाएगा, संबंध इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता जो है वह शिक्षक या प्राचार्य शारीरिक शिक्षा लिपिक हो जाएंगे। यहाँ पर आपका व्यवहारिक पक्ष होता है दोस्तों। व्यवहारिक पक्ष होता है, आत्म मूल्यांकन होता है, समस्या के कारणों के आधार पर ये आपका आधारित होता है। कार्य कुशलता में वृद्धि इसका महत्व है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसका सामान्यीकरण आवश्यक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास जो है दोस्तों वो कैसे कैसे हुआ है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान जो है इसका विकास बकिंघम के द्वारा किया गया। इसकी बुक में रिसर्च फॉर टीचर में 1926 के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बकिंघम के द्वारा किया गया रिसर्च फॉर टीचर, जो कि इसकी किताब थी, उसके अंदर किया गया 1926 में। फिर इसके बाद 1944-45 में जॉन कोलियर के द्वारा, जो कि यूएसए का हो जाएगा आपका, इसके द्वारा क्रियात्मक शोध AR शब्द दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रियात्मक शोध शब्द जो है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये जॉन कोलियर के द्वारा 1944-45 में दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जॉन कोलियर ने दोस्तों आपका AR शब्द दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए 1946 में क्या हुआ दोस्तों, 1946 में कर्ट लेविन, तो कर्ट लेविन जो है दोस्तों जर्मन अमेरिकन हो जाएगा ये, इसने सामाजिक विज्ञानों में AR का प्रयोग किया। तो सामाजिक विज्ञान जो है दोस्तों उसके अंदर AR का प्रयोग किसने किया, तो ये आपके कर्ट लेविन ने किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि आपका AR शब्द किसने दिया दोस्तों, तो ये जॉन कोलियर ने दिया। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जॉन कोलियर ने तो आपका AR शब्द दिया है, और सामाजिक विज्ञानों में AR का प्रयोग किसने किया, तो ये आपकी कर्ट लेविन ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 1953 में क्या हुआ, स्टेफन मैक्सवेल कोरे जो है दोस्तों इसे AR का जनक और पिता कहा जाता है। तो स्टेफन मैक्सवेल कोरे जो है इसको दोस्तों AR का जनक या पिता कहा जाता है। कोलंबिया विश्व USA का ये आपका हो जाएगा। तो स्टेफन मैक्सवेल कोरे जो है इसे AR का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए AR शब्द किसने दिया, तो जॉन कोलियर ने दिया, और सामाजिक विज्ञान में AR का प्रयोग किसने किया, कर्ट लेविन ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टेफन मैक्सवेल कोरे ने क्या किया, तो इसे AR का जनक या पिता कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कोरे से ध्यान रखना। कोरे को NCERT का सदस्य बनाया गया 1962 में। तो कोरे को NCERT का सदस्य भी बनाया गया था दोस्तों 1962 में, ताकि भारत में क्रियात्मक अनुसंधान प्रारंभ हो सके, AR प्रारंभ हो सके, एक्शन रिसर्च जो है क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो प्रारंभ हो सके। तो इसको NCERT का सदस्य भी बनाया गया था 1962 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ सीधा सा है, वैज्ञानिक विधि द्वारा व्यवहारिक व तात्कालिक समस्याओं का हल करने की प्रक्रिया। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो भी आपकी व्यवहारिक और तात्कालिक समस्या है दोस्तों उनको हल करने की जो प्रक्रिया है वह क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है, वैज्ञानिक विधि शामिल है, व्यवहारिक और तात्कालिक समस्या शामिल है, और इसकी प्रक्रिया शामिल है। यानी इसमें 3 पार्ट है दोस्तों, वैज्ञानिक विधि, व्यवहारिक व तात्कालिक समस्या और उसकी प्रक्रिया, इसे ही AR कहा जाएगा। तो यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है AR में कौन सा शामिल नहीं है, तो वैज्ञानिक विधि शामिल है, व्यवहारिक और तात्कालिक समस्या शामिल है, और उसकी प्रक्रिया जो है वो भी शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर मोले के द्वारा और कार्टर के द्वारा और मैक्सवेल कोरे के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है। अब ये परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, उससे आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि मोले के अनुसार शिक्षा में जो AR है क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक समस्या के समाधान पर किए जाने वाले अनुसंधान से है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
मोले के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक समस्या के समाधान पर किए जाने वाले अनुसंधान से है। यानी कि यहाँ पर आपको तात्कालिक समस्या वाला जो वर्ड है ये ध्यान रखना है। तो मोले के अनुसार तात्कालिक समस्या, ठीक है। फिर कार्टर वी गुड ने क्या कहा, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों व निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। तो गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ये किसके द्वारा कहा गया, कार्टर वी गुड के द्वारा कहा गया। तो गुणात्मक आ जाए तो गुड ध्यान रखना दोस्तों, तो कार्टर वी गुड यानी गुणात्मक हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान रखना। अब आगे देखिए मैक्सवेल कोरे ने क्या कहा, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि अपने कार्यों में सुधार कर सके। तो अपने कार्यों में सुधार करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान है। ये किसने कहा, मैक्सवेल कोरे ने कहा। तो 3 परिभाषाएं ध्यान रखनी है, कुछ भी ध्यान मत रखना, इतना सा ध्यान रखना। मोले ने क्या कहा, तात्कालिक समस्या, गुड ने क्या कहा, गुणात्मक, कोरे ने क्या कहा, सुधार के लिए कहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3 पॉइंट ध्यान रखने। गुड से गुणात्मक तो सीधा सीधा याद हो जाएगा, क्योंकि गुड में भी आपका गुणात्मक आ रहा है, तो ये सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा। मोले में तात्कालिक समस्या है आपका, और कोरे में आपका सुधार हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं देख लीजिए दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा समस्या को हल करना, तो वैज्ञानिक प्रक्रिया वर्ड यहाँ पर दिया गया है। व्यवहारिक व तात्कालिक समस्याओं का हल करना, तो ये भी ध्यान रखना है, और एक आपकी प्रक्रिया शामिल हो जाएगी इसमें, ठीक है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, तो उपभोक्ता जो है वही अनुसंधान करता है। यहाँ पर आत्म मूल्यांकन परख यहाँ पर किया जाता है। यह परिस्थितिगत होता है, यानी परिस्थिति के अनुसार ये होता है। इसमें सामान्यीकरण आवश्यक नहीं होता है। विकास एवं सुधार की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, ठीक है। निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है, लचीली प्रक्रिया है, यह क्रिया आधारित होता है। तो ये क्रिया आधारित होता है। समस्या की पहचान कर परिकल्पना बनाना और कार्य योजना के आधार पर परिकल्पना की जांच करना। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान रखने हैं। अब आगे देखिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान क्षेत्र, तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, जैसे कि शैक्षिक क्षेत्र यानी पढ़ने लिखने वाले क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र गतिविधियां इसमें शामिल है, मूल्यांकन क्षेत्र इसमें शामिल है, परीक्षा परिणाम वगैरह, बालक का व्यवहार इसमें शामिल है, और प्रबंधन एवं प्रशासन इसमें शामिल है। तो ये 5 पॉइंट इसमें शामिल है। हालांकि इतना ध्यान नहीं रखना है, कॉमन सेंस लगाना है आपको अपना। भाई शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, मूल्यांकन क्षेत्र, बालक का व्यवहार और प्रबंधन एवं प्रशासन इसमें शामिल है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं, तो 6 सोपान हैं। कितने सोपान हो जाएंगे, 6 सोपान हो जाएंगी। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, समस्या केंद्रित की बात की जाए तो पहचान, परिभाषित और विश्लेषण हो जाएगा। तो पहचान, परिभाषित और विश्लेषण जो है ये तो समस्या से संबंधित हो जाएगा आपका, और आपका परिकल्पना से संबंधित निर्माण, कार्य योजना और निष्कर्ष हो जाएगा। तो निर्माण, कार्य योजना और निष्कर्ष जो है वो आपका परिकल्पना से संबंधित हो जाएगा। तो ये 6 सोपान है इसके क्रियात्मक अनुसंधान के। AR जो है आपका, इसके कितने सोपान हो जाएंगे, 6 सोपान हो जाएंगे। पहचान, परिभाषित, विश्लेषण, और इनका संबंध किससे हो जाएगा, समस्या से हो जाएगा। निर्माण, कार्य योजना, निष्कर्ष, इनका संबंध किससे हो जाएगा, परिकल्पना से हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब इनको डिटेल से समझ लीजिए एक बार, फिर आपका एक खत्म होने वाला है। फिर ऑब्जेक्टिव सवाल हम देखेंगे। समस्या की पहचान एवं चयन करना, समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन करना, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। जो ये 6 हम सोपान हमने पढ़े हैं उनकी डिटेल है ये दोस्तों। परिकल्पना का निर्माण, यह फर्स्ट चरण, यह चरण अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है। तो परिकल्पना का निर्माण जो करना है ये चरण क्या करता है, अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है। परिकल्पना के कार्यों की योजना या रूपरेखा बनाना, इसे प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका दोस्तों। परिकल्पना के कार्यों की योजना या रूपरेखा बनाना, इसे प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन भी कहते हैं। परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष या परिणाम निकालना या निरूपित करना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि दैनिक व तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, शिक्षक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, समस्या की पहचान करने में दक्षता, बालक की अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान करना, अध्ययनशीलता और कल्पनाशीलता के गुणों का विकास करना, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, विद्यालय प्रणाली में सुधार करना, कार्यों का नियोजन व गुणवत्ता में वृद्धि करना, और बालक की उपलब्धियों का विकास करना। यानी कॉमन सेंस अगर आप लगाते हो दोस्तों तो आप आराम से इसके सवालों को सही कर सकते हो, ठीक है। बेसिक सा सवाल आपका आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, दैनिक व तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना इसका उद्देश्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है, शिक्षक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, समस्या की पहचान करने में दक्षता, बालक की अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान करना। तो इस तरीके के गुण इसमें दिए गए हैं। विद्यालय प्रणाली में सुधार करना, प्रजातांत्रिक गुणों में सुधार करना, अध्ययनशीलता व कल्पनाशीलता के गुणों में विकास करना। तो इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव सवाल हम देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए किस टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं।
और ये टॉपिक आपका रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार देख लेना आप, ठीक है। पहला सवाल देखिए, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के संबंध में यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन देखिए, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। डी ऑप्शन देखिए, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान आपका व्यापक स्तर पर नहीं होता है, ये आपका दोस्तों सीमित स्तर पर होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी चारों सही दिए गए हैं, तीनों सही दिए गए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है दोस्तों AR जो है, ये आपका FR जो है मौलिक अनुसंधान इससे भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है। यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह सैंपल्स पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा आपका क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सीमित स्तर पर होता है, यानी कि विद्यालय के स्तर पर ही ये होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन यहाँ पर बताना है आपको एक्शन रिसर्च के संबंध में। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। अगला कथन है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। सी देखिए, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है ये समस्याओं के कारणों पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है? तो क्रियात्मक सोच से संबंधित यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायक करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, क्रियात्मक सोच से कौन सा आपका संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपका दोस्तों पहला ही संबंधित नहीं है। क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, तो ये निर्माण में सहायता नहीं करता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी समस्या जो है दोस्तों वो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, मैंने कहीं पर भी आपको कंप्यूटर का जिक्र नहीं किया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका संबंध जो है वो AR से नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना इसका उद्देश्य है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना वो इसका कार्य है। समस्या का समाधान करना, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग करना वो भी इसका कार्य हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो कौन सा शोध का चरण जो है दोस्तों शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यकरण, शोध आकल्प का अपरिवर्तित या कठोर होना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना और अंतिम मूल्यांकन जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान किस पर बल देता है दोस्तों? तात्कालिक अनुप्रयोग पर, सामान्य अनुप्रयोग पर, सिद्धांत विकास पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये तात्कालिक अनुप्रयोग पर बल देता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तात्कालिक अनुप्रयोग पर ये आपका बल देगा,
अगला सवाल देखिए, सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है दोस्तों। सामाजिक क्षेत्र के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह आपसे पूछा गया है। स्किनर ने, स्टीफन एम कोरे ने, जॉन डीवी ने या कर्ट लेविन ने? यहाँ पर दिया गया है आपका कर्ट लेविन, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्ट लेविन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में, आपका अगर पूछा जाए सामाजिक क्षेत्र जो है उसमें AR का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये आपके कर्ट लेविन ने किया। अब आगे देखिए, सैन्य क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपका दोस्तों सैन्य क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये आपसे पूछा गया है। जॉन कोलियर, स्टीफन एम कोरे, जॉन डीवी, स्किनर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जॉन कोलियर के द्वारा सैन्य क्षेत्र में AR शब्द का प्रयोग किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए सैन्य क्षेत्र के अंदर AR का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका जॉन कोलियर के द्वारा किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सामाजिक में किसने किया? कर्ट लेविन ने किया। तो दोनों अलग अलग है, दोनों ध्यान रखने। सामाजिक का पूछा जाए तो कर्ट लेविन आंसर करना, सैन्य क्षेत्र का पूछा जाए तो जॉन कोलियर आंसर करना। इन्होंने AR शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप कमेंट करना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो AR का उद्देश्य क्या है आपका, ये आपको बताना है। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो यही सवाल लगभग आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि हमने कवर किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, इसको आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।